हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसमें जो समितियां हैं उनको लेके बात करेंगे। और लेकिन समितियां मैंने जैसे बताया था आपको कि एक तो जो पार्लियामेंट्री जो कमिटीज हैं, एक तो संसदीय जो समितियां हैं, एक वो है, एक है जो संविधान सभा और उनसे जुड़ी हुई जितनी गतिविधियां थी उन सभी से संबंधित जो समितियां थी उन दोनों को। तो हमने सोचा कि दोनों के दो पार्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि आपको चीजें, क्योंकि हम लोग चीजों को डिनाई करें उससे अच्छा है कि उसको इंक्लूड करके और समझते हुए जाए, ताकि हमें इन फ्यूचर कभी कोई इस कंटेंट को लेके कोई दिक्कत नहीं हो और मुझे भी कहना ना पड़े कि भाई यहाँ से चीजें आपके कुछ रह गई है। जहां तक हमने जहां जरूरत थी वहां तक हमने चीजों को क्या किया गया है, इसमें कंसिडर किया है, इंक्लूड भी किया है। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि जैसा मैंने बताया कि इंट्रा आईएएस एकेडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और यहाँ जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल है। इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो ये वेबसाइट है, आप इस पे जाओगे, ये देख लीजिए आप। इस तरह से आपको क्या करना है, उसमें टाइप करना है गूगल पे जाके, और आप क्या कर सकते हैं, आपको कंटिन्यू रखना है, इसके अंदर स्पेस नहीं देना होता है। ज्यादातर क्या होते हैं स्पेस देते हैं, ये स्पेसिफिक इसमें रखा गया है। दूसरा, अब आप इसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और प्ले स्टोर पर जब आप जाओगे तो उसमें सबसे पहले आपको उसमें साइन अप करना है। साइन अप करोगे, उसके अंदर कुछ फॉर्मेलिटी जो डिटेल है वो आपसे ली जाएगी, आप उसको फुलफिल कर दीजिए, और उसके बाद में जब आपका साइन अप हो जाए तब आप बाद में लॉग इन करिए। तो आज में आप उसमें क्या है कि कई सारे जो आपको फीचर मिलेंगे। मैंने बाद में अब इसमें कुछ और फीचर्स ऐड करवाने हैं, तो मैं कुछ और फीचर्स ऐड करवाऊंगा जिसके अंदर से, क्योंकि अभी हम लोग जो वीडियोस हैं या फिर टेस्ट सीरीज का जो अन्य ई बुक्स वगैरह हैं तो वो अभी ऑप्शन मैंने रखा नहीं उसमें, क्योंकि जितनी सारी चीजें हम फैलाएंगे तो उससे ज्यादा क्या होगा कि दिमाग जो है वो डिस्टर्ब होगा। जितनी चीज जरूरत है उतनी रखी है मैंने, क्योंकि फिलहाल मैंने ऑनलाइन जो कोर्स है वो मैंने रखा नहीं उसमें। रीजन क्या है, क्योंकि मैं चीजें यूट्यूब पर आपको जब करवा रहा हूँ तो वहां उसकी जरूरत नहीं। पहली चीज तो ये, अगर वहां जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको क्या करूंगा, मैसेज दे दूंगा। इसके बाद में बताता हूं मैं आपको। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट, लेकिन एक बार जान लीजिए इसके बारे में कि इसमें मैक्सिमम टाइप के जो इसमें काफी सारे जो हैं वो टेस्ट हैं, और टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। इन नंबरों पे आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, लेकिन यदि रिलेवेंट हो तो ही कॉल करिए, अन्यथा इस पे कॉल मत करिए। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि आपको इनसे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं। दूसरा, जब आप यूट्यूब पर जाओगे या फिर इंट्रा आईएएस एकेडमी के नाम से जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। उसके अंदर आप जाकर सर्च करोगे, उसमें कई सारी चीजें हैं। मैंने क्या कर रखा है कि उसको हाइड कर रखा है, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको धीरे धीरे क्या करूंगा उसको, क्योंकि अभी प्ले स्टोर पर आया ही है अभी, इसीलिए। तो हम लोग अब ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट कॉन्टेंट पे जाते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, भारत का संविधान। और भारत के संविधान में, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें मैंने सबसे पहले बात की थी हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड था उसकी, ताकि भारतीय संविधान बना तो उसकी हिस्ट्री जो है उसके बारे में हमको जानना जरूरी था। फिर बाद में, उसके बाद में हमने पढ़ा संविधान की यात्रा, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा प्रस्तावना, प्रियम्बल। साथ में हम क्वेश्चन भी करते जा रहे हैं उसके थोड़े थोड़े। फिर बाद में हमने पढ़ा जो भाग फर्स्ट है, भाग पहला संविधान का, हमने उसमें पढ़ा जो आर्टिकल 1 से लेके 4 के बीच में है, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्रों की बात की गई है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे तो भाग सेकंड जो था उसमें हम लोग बात करेंगे जो नागरिकता उससे संबंधित आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। फिर बाद में भाग थर्ड जो मूल अधिकार थे उनको लेके पढ़ा हमने, जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हमने पढ़ा। इसके 2-3 वर्जन आ गए, छोटे छोटे थे, एक 12 और 13 का आया, फिर एक थोड़ा समरी आया जो समानता का अधिकार है, फिर उसके बाद में जो स्वतंत्रता का अधिकार है, पहले समानता का अधिकार आ गया 14 टू 18, फिर 19 टू 22। उसके बाद में हमने जब इसको पढ़ा जो स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24 और 25 से उसके बाद में जो धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक और उनकी शिक्षा और इंस्टीट्यूशन से तो 25 से लेके 30 तक। फिर संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में था, और उसके बाद में हमने इसके बारे में चर्चा की कि इसकी व्यवस्था कहाँ पर इसको मेंशन किया गया है,
आर्टिकल 19 में भी इसकी व्यवस्था थी। 19 जो ऐप था और जी था, यहाँ जब आप देखोगे इसमें जो पहले 7 के बाद में 6 कर दिए गए और टोटल भी 7 के बाद में 6 किए गए। तो जब आप देखोगे इसके बाद में फिर आर्टिकल 32, फिर 33, क्योंकि एक जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है, दूसरा जो क्या नाम है जो सेना है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पुलिस बल है या फिर और जो इनसे संबंधित जो रिलेवेंट जितने भी जो कॉन्सेप्ट है, इन सभी से इनके ऊपर जो फंडामेंटल राइट का जो फोर्स रहता है या इनको जो मौका मिलता है वो नहीं मिल पाता, क्योंकि उसके पार्ट रहते हैं इसलिए। फिर बाद में 34 है, तो उसके अंदर फिर जो एक जो मिलिट्री लॉ है उनको लेके बात की जाती है। तो ये कुल मिलाकर जो पार्लियामेंट ये यहाँ से लेके कंप्लीट यहाँ होता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो 35 था, 35 के बाद में कंप्लीट हो गया 36, और 36 के बाद में 36, 37, 38, 39 और ऐसे करते करते हम 51 तक कहाँ तक आए, नीति निर्देशक तत्व तक। और नीति निर्देशक तत्व हमने पढ़ा, और बाद में फिर जो भाग 4 में था, और फिर एक भाग और अतिरिक्त जोड़ा गया जो मूल संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य नहीं थे, जो मौलिक कर्तव्यों को बाद में भाग 4A के अंदर इसको इंक्लूड किया गया। पहले मूल रूप से 10 थे, बाद में एक और जोड़ा गया। यहां तक हमने टोटल क्या की थी, चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे जो समितियां हैं उनको लेकर। तो पहला पार्ट जो होगा वो संविधान सभा और उनसे रिलेवेंट जितनी जो समितियां थी उनसे हम लोग बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं, और जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको समझाता भी जाऊंगा। वीडियो आप पूरा देखिए करिए, क्योंकि बीच बीच में चीजें समझाता रहता हूं। जब आपकी चीजें समझ में आ जाएगी तो बाद में क्या होगा कि जब आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपके वो चीजें एकदम समझ में आने लग जाएगी कि इसका मतलब ये है, क्योंकि इनकी कुछ जो लैंग्वेज है या शब्दावली है वो जटिल होती है। आगे बढ़ते हैं, ये हम पढ़ रहे थे, इसके लिए बात कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कमिटीज। ये वो असेंबली है, तो आप देख सकते हैं पिक्चर। थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड के बारे में पढ़ लेते हैं। वीडियो बड़ा बने तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप चीजों को पढ़ते जाइए आराम से। लेकिन जब क्वेश्चन बनेंगे तो इनसे बाइंड मतलब बियॉन्ड ले जाएंगे, इनके अंदर ही क्वेश्चन बनेंगे आपके। देख लीजिए, कुछ तथ्य हैं तो उनको पढ़ लेते हैं। यह रिपोर्ट 30 दिसंबर 1948 को आयोजित सलाहकार समिति की बैठक में विचार के लिए प्रस्तुत की गई। पढ़ते हैं इसके, जब इसका कंक्लूजन आएगा। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, श्री ताजामुल हुसैन, श्री लक्ष्मीकांत मेहता, कुछ अन्य सदस्यों ने संविधान सभा को यह सिफारिश करने के लिए प्रस्तावों की सूचना दी कि भारत में किसी भी समुदाय के लिए विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण नहीं होना चाहिए। मतलब जो भारत में जो कम्युनिटीज जो संविधान सभा में जिनके जो मेंबर्स थे, या तो इन्होंने क्या किया, अपने अपने हितों की बात रखी, तो इनके ऊपर डिस्कस हुआ। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई कई लोगों ने कहा, कई पर्सनैलिटियों ने कहा, कई विद्वानों ने कहा कि इसमें जो है वो आरक्षण की व्यवस्था नहीं रखनी चाहिए। किसी ने कहा कि इसमें कम ज्यादा करके रखना चाहिए, किसी ने कहा कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन सभी पर क्या हुआ, डिस्कस हुआ। और जब डिस्कस हुआ तो उसके बाद में फिर तर्क वाली बातों को रखा गया, और उनके बाद में आगे क्या होता है इसको पढ़ते हैं। श्री वी.आई. मुनुस्वामी पिल्लई ने उक्त प्रस्ताव में संशोधन का नोटिस दिया, जिसमें शेड्यूल कास्ट को उस उक्त प्रस्ताव में जो दिए हुए प्रस्ताव है उसके दायरे से बाहर करने का प्रस्ताव रखा गया। समिति ने कोई निर्णय लिए बिना बैठक स्थगित कर दी, और 11 मई 1949 को पुनः रिटर्न मिले वापस वो बैठक हुई। इस बैठक में डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी के प्रस्ताव को सलाहकार समिति के सदस्यों के भारी बहुमत पूर्ण सम्मत प्राप्त हुआ। हालांकि यह स्वीकार किया गया कि शेड्यूल्स जो कास्ट है कि विशिष्ट स्थिति को देखते हुए उन्हें मूलभूत रूप से तय की गई अवधि के लिए 10 वर्षों तक आरक्षण देना आवश्यक होगा। तो पहले क्या हुआ, 10 वर्षों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की बात। तदनुसार सलाहकार समिति ने एक असहमति के साथ श्री वी.आई. मुनुस्वामी पिल्लई द्वारा संशोधित दिया हुआ जो प्रस्ताव है उसको निम्नलिखित रूप में पारित किया गया। उसमें कुछ कंडीशंस थी, हम पढ़ते हैं इसमें। विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के अलावा अन्य अल्पसंख्यक के लिए आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि इन अनुसूचित जो शेड्यूल्ड कास्ट है
और इनको तो क्या किया जाए, इसमें रिजर्वेशन का जो प्रावधान है वो रखा जाए, लेकिन जो अल्पसंख्यक है उनके प्रावधान को हटाया जाए। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव में निहित कोई भी बात पूर्वोत्तर सीमांत असम जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति और बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र जैसे असम के अलावा, ध्यान रखना, उप समिति द्वारा विधानमंडलों में आदिवासियों के प्रतिनिधि के संबंध में की गई सिफारिशों को प्रभावित नहीं करेगी। इंडियनों के प्रतिनिधित्व के लिए किए गए विशेष प्रावधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इनका कहना यह था। इनमें कुछ मेंबर्स थे, तो ये है एस वरदाचारी जो रिजर्वेशन से संबंधित जो थी मामला, फिर टेकचंद, बीएल जो मित्र था वो, ए कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम कात्तिजू, बी आर अम्बेडकर, एम मुंशी। प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष और कार्य संक्षिप्त, तो हम लोग एक बार पहले इसको एक बार में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में पूरे को पढ़ते हैं। मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, जो प्रारूप समिति है उसकी बात की जा रही है। अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सदस्य के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एस मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव जो बाद में बीएल मित्र की जगह लेते हैं, टीटी कृष्णाचारी, डीपी खेतान की जगह लेते हैं। कुछ सिचुएशंस हो गई थी जिसकी वजह से बाद में इनकी स्थान को क्या किया गया, बढ़ा गया। कार्य संविधान का विस्तृत मसौदा ड्राफ्ट को तैयार करना इनका, और स्थापना कब हुई, 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के कुल 7 सदस्य थे, जिसमें चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनके नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष, और बाकी जो मैंने आपको बता दिया जो अभी पढ़ के। यह समिति 29 अगस्त 1947 को बनी थी और इसका मुख्य कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था। तो एक तो यहां से क्वेश्चन पूछता है यहां से पूछ लेता है, नाम पूछ लेता है, जो 6 मेंबर है वो पूछ लेता है कि इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें 6 सदस्य थे लेकिन एक अध्यक्ष है। कभी ये पूछ लेता है कि कुल कितने सदस्य थे, 6 सदस्य अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे, तो ऐसे घुमा फिरा कर उसी से बियॉन्ड चीजें पूछता है और नाम आगे पीछे कर देता है। प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, जैसे मैंने आपको बता दिया पहले, वो सभी लोग इसमें शामिल हैं। फिर बाद में है, पहला एक हो गया ड्राफ्टिंग कमेटी। आखिर में एक बात बता देता हूं आपको कि इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, इनकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब भी कोई प्रारूप या कोई ऐसा जो संविधान है उसकी रूपरेखा जब तैयार की जा रही है, उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होगी, हर एक विषय जो है उनके ऊपर क्या क्या बातें हैं, इन फ्यूचर कभी जाके अगर कोई बात हो तो उसके ऊपर अभी से क्या क्या लिया जाए, डिस्कस कर लिया जाए, उसके माइनस प्लस को क्या कर लिया जाए, यहीं पर क्या क्या एनालिसिस कर लिया जाए। हर एक मुद्दे को उठाया गया, हर एक चीजों को देखा गया, उनके ऊपर डिस्कस किया गया, पढ़ा गया, उन पर बहुत सारे डिस्कस किए गए, उनमें जो चीजें सबकी सहमति से थी उसको रखा गया, बाकी जो थी उनको डिनाई कर दिया गया। तो इन सभी चीजों को मिला के एक तरीके से जो क्रीम है वो छाटी गई इनमें से। तो इस आधार पर कई सारी चीजें हुई। आखिर जरूरत क्यों, क्योंकि समितियां बनती है किसी विषय की जांच के लिए, फिर वो क्या करती है आगे, जब जो प्रेसिडेंट है या फिर मान लेते हैं कि जो उन समय के जो चेयरमैन थे, फिर वहां रखते हैं, उनको देते हैं, फिर वो सभा में रखते हैं, सभा के पटल पर फिर जो लोग हैं उनके सामने उनके ऊपर बहस होती है, डिस्कस होता है, तब जाके बाद में क्या किया जाए, उन विषयों के लिए जो माइनस प्लस का करके बाद में सही चीजों को रखा जाता है। इस आधार पर सबकी सहमति से चीजों को रखा गया। तो इन सभी के लिए क्या कहते हैं, समितियां जो है और उनके लिए जो सदस्य है अध्यक्ष है वो नियुक्त किए। किस किस पर्सनालिटी को कौन कौन से विभाग दिए गए, कौन कौन से विषय दिए गए, किसने किस विषय पे चर्चा की, कितने इसमें मेंबर थे, हम इन सब के बारे में इसमें बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, पहला ड्राफ्टिंग कमेटी हो गई, तो मैंने बता दिया इसमें जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसके चेयरमैन थे और 6 सदस्य और उसमें शामिल थे। दूसरी है संघीय शक्ति समिति, संघीय यूनियन पावर कमिटीज। अध्यक्ष कौन थे इसके, जवाहरलाल नेहरू। कार्य इनका क्या था, केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों के बंटवारे पर विचार करना। अगर क्वेश्चन सीए पूछ लेता है डायरेक्ट कि संघ शक्ति जो समिति है इसका संबंध किससे है, तो ये तो मान लेते हैं कि आप जवाहरलाल नेहरू बताते थे, लेकिन इसका कार्य क्या था, तो यहाँ पर भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये पॉइंट बनाकर इनका नाम डाल दे या फिर इनका नाम डाल के ये जो है ऑप्शन में दे दे।
कुछ भी कर सकता है। संघीय शक्ति समिति, संघीय शक्ति समिति संविधान सभा की एक समिति थी और इसकी पहली रिपोर्ट कब आती है 28 अप्रैल 1947, 28 अप्रैल 1947 को इसकी जो पहली रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की गई। यहां से पूछ सकता है वो। जिसके बाद अगस्त 1947 में एक पूरक जो सप्लीमेंट्री होती है पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। समिति से संबंधित प्रमुख तिथियां इस प्रकार है, तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। नियुक्ति तिथि, समिति की नियुक्ति संविधान सभा के एक प्रस्ताव द्वारा 25 जनवरी 1947 को की गई। रिपोर्ट जमा करने की तिथि, इसकी पहली रिपोर्ट 28 अप्रैल 1947 को संविधान सभा के समक्ष रखी गई थी। देश के विभाजन के निर्णय के बाद अगस्त 1947 में विधानसभा के समक्ष एक संशोधित पूरक रिपोर्ट रखी गई। इसके अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष और मुख्य सदस्य संभावित रूप से बताया गया कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, आचार्य JB कृपलानी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, श्री हरे कृष्ण मेहता और शरद चंद्र बोस। तो आप इस बात का ध्यान रखें क्योंकि इनके जो मेंबर थे वो चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते थे। तो इस आधार पर जो आपको दिया गया है उस चीजों को ध्यान रखें कि इनको आपको ध्यान रखना है। अब वो पूछ लेगा, इसमें संघीय शक्ति समिति है, इससे संबंधित जो सदस्य उनके नाम वो पूछ सकता है। वो आपने तो केवल चेयरमैन का नाम सुना है, लेकिन बाकी लोगों का भी नाम पूछ सकता है कि इसमें कौन शामिल है। ध्यान दें, संविधान सभा की कई समितियों में सदस्य बदलते रहते थे जो और मुख्य समितियां थी जिसमें संघ शक्ति समिति एक महत्वपूर्ण समिति थी। इसमें लगभग 9 सदस्य थे। फिर तीसरा जो है वो है प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशंस कमिटी। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य क्या था कि प्रांतों के लिए संविधान बनाना। फिर है प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशंस कमिटी। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और यह संविधान सभा की एक प्रमुख समिति थी। फिर लेकिन यह मुख्य रूप से प्रांतीय स्तर पर सरकार के स्वरूप राज्यपाल, प्रांतीय विधानसभाएं से संबंधित थी, न कि पूरे प्रांतों के लिए अलग संविधान बनाने से। समिति में कई सदस्य थे जिसमें JB कृपलानी, LC मुखर्जी जैसे प्रमुख नाम शामिल थे। इन्होंने प्रांतीय स्तर संसदीय समिति, यह प्रणाली और शक्तियों के बंटवारे पर क्या किया? काम किया। किस पर? संसदीय प्रणाली और शक्तियों के बंटवारे पर। फिर बाद में जिसकी रिपोर्ट संविधान के निर्माण में सहायक हुई, हालांकि इसके सदस्यों की पूरी सूची उतनी प्रसिद्ध नहीं है जितनी प्रारूप समिति की थी। मुख्य कार्य और विवरण क्या है? की रोल ऑफ डिटेल्स। गठन, संविधान सभा ने भारत के विभिन्न प्रांतों के लिए संविधान के प्रावधानों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया। मुख्य कार्य क्या था इनका? कि इस समिति का मुख्य कार्य प्रांतीय स्तर पर संसदीय कैबिनेट प्रकार की सरकार की स्थापना करना, राज्यपाल की नियुक्ति और चुनाव प्रक्रिया और प्रांतीय विधानमंडलों के स्वरूप पर क्या करना है? निर्णय लेना है। फिर है इसका कंक्लूजन पढ़ते हैं, निष्कर्ष क्या करें? समिति ने राज्यपाल के प्रत्यक्ष चुनाव और द्वितीय सदनों की संरचना पर सिफारिशें जो भारतीय संविधान के प्रांतीय हिस्से को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण थी। जो राज्यपाल का डायरेक्ट जो इलेक्शन है वो क्यों नहीं होता है? डायरेक्ट इलेक्शन जो है, इसको जो इलेक्शन है इनको नॉमिनेट किया जाता है, इनका इलेक्शन क्यों नहीं होता है? तो जब राज्यपाल पढ़ेंगे हम लोग गवर्नर, तो उसके अंदर इनके ऊपर दी हुई जो रिपोर्ट्स हैं उनको आधार रखकर हम लोग क्या करेंगे? इसके ऊपर डिस्कस करेंगे डिटेल से। इसीलिए मैंने कहा कि जो जो टॉपिक जहां पर आता है उसको डिटेल से पढ़ेंगे। अगर मैं इसकी डिटेल अभी से करने लग गया तो फिर बाद में वो जो है वो टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। सदस्य मेंबर्स, चूंकि यह समिति है वो प्रांतीय मामलों पर केंद्रित थी। इसके सदस्यों में विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल थे। प्रमुख सदस्यों में शामिल कौन कौन थे? तो हम लोग बात करते हैं इसमें। आचार्य JB कृपलानी मौलिक अधिकारों की उप समिति के क्या थे? अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। दूसरा LC मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष रहे, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अन्य प्रमुख सदस्य जो प्रांतीय मामलों पर चर्चा में शामिल थे जैसे पट्टाभी सीतारामैया, N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर कृष्णाचारी
अन्य प्रांतीय जो और लोग थे वो इसमें शामिल थे प्रतिनिधि। दिनांक, संविधान सभा की स्थापना जुलाई 1946 में हुई और समितियों का गठन इसके बाद शुरू हुआ। प्रांतीय संविधान समिति ने 7 जून 1947 को अपनी बैठकें शुरू की। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण निर्णय लिए, लेकिन अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए यह अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। मौलिक अधिकार समिति, जिसका संबंध जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनसे। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य, नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर सिफारिशें देना। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। मौलिक अधिकार समिति और उसकी भूमिका, इसका गठन कब हुआ? संविधान सभा द्वारा 1947 में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय क्षेत्रों पर एक सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उप समिति, इसी सलाहकार समिति के तहत मौलिक अधिकारों पर एक उप समिति बनी। इसके कार्य, इस उप समिति का मुख्य कार्य संविधान में शामिल किए जाने वाले जो मौलिक अधिकार है उन पर क्या है? एक ड्राफ्ट तैयार करना, एक मसौदा तैयार करना। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति ने अपनी पहली बैठक में मौलिक अधिकारों पर एक उप समिति सहित 5 उप समितियों की नियुक्ति की। समिति में 12 सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता जेपी कृपलानी ने की। 3 क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन में मिल सकते हैं। पहला, पहली बैठक मौलिक अधिकारों पर उप समिति सहित 5 उप समितियां की नियुक्ति की। अब इनकी संख्या बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। फिर समिति में 12 सदस्य थे, यहाँ कम ज्यादा कर सकता है और इसकी अध्यक्षता जेपी कृपलानी ने की थी, तो इसका नाम चेंज कर सकता है। फिर है कार्य और सारांश पढ़ते हैं इसमें कुछ। मौलिक अधिकारों पर उप समिति की 3 बैठकें हुई। अब यहाँ पर क्या कर सकता है? वो 4 बैठक कर सकता है। पहली बैठक 27 फरवरी 1947, यहाँ डेट चेंज कर सकता है, ध्यान को हुई, जिसमें जेपी कृपलानी को अध्यक्ष चुना गया था। सामान्य प्रक्रिया और कार्यसूची निर्धारित की गई। दूसरी बैठक 24 मार्च को निर्धारित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य सदस्यों को अपने प्रस्ताव तैयार करने और दूसरों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की समीक्षा के लिए पर्याप्त समय देना था। तो ये क्या कर सकता है? यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर क्या किया गया था, इनको क्या कर सकता है? आगे पीछे कर सकता है। 24 से 31 मार्च तक चली दूसरी बैठक में समिति ने अपने सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न मसौदा और टिप्पणियों पर विस्तार से चर्चा की और 3 अप्रैल को उप समिति ने मसौदा रिपोर्ट में शामिल मौलिक अधिकारों से संबंधित विभिन्न धाराओं के बारे में निष्कर्ष निकाले और मसौदा रिपोर्ट है एक स्पष्टीकरण सहित सदस्यों को प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए क्या करती है? वितरित की गई। तो इस आधार पर ध्यान की हर एक पॉइंट से क्या कर रहा है? क्वेश्चंस में ऑप्शन बन जाते हैं। 14 से 16 अप्रैल तक चली तीसरी बैठक, ध्यान रखना तीसरी बैठक में उप समिति ने मसौदा रिपोर्ट की समीक्षा की और टिप्पणियों और सुझावों में शामिल करने के लिए कुछ अनुच्छेदों, कुछ जो आर्टिकल्स हैं में संशोधित किए। 16 अप्रैल को उप समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सलाहकार समिति को क्या कर दी? सौंप दी। तो इस बात का ध्यान रखें। इस उप समिति का गठन संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों का जो मसौदा है ड्राफ्ट तैयार करने के लिए किया गया था। ये सदस्य थे इसमें कौन कौन थे? जेपी कृपलानी इसके क्या थे? चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। राजकुमारी अमृत कौर, एम आर मसानी, केटी साहे, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी.आर. अंबेडकर, जयराम दास, दौलतराम, हंसा जीवनराज मेहता, शंकरराव देव, के.एम. पणिक्कर और के.एम. ये पणिक्कर, ये डबल हो गया इसमें। तो इतने मेंबर थे, तो ध्यान रखना इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहां से क्या करता है? वो क्वेश्चन पूछ लेता सदस्यों में, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसमें पूछ लेता है वो। बैठकों की तारीख 27 फरवरी 1947, फिर 24 मार्च 1947 और 14 अप्रैल 1947। मुख्य दस्तावेज इसमें जो है वो दिया गया है। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर द्वारा 14 मार्च 1947 को मौलिक अधिकारों पर एक टिप्पणी की गई थी। फिर मुंशी का मौलिक अधिकारों पर नोट और मसौदा लेख
17 मार्च 1947 को इस पर बात हुई, लेख जारी किया गया। फिर हरनाम सिंह द्वारा 18 मार्च 1947 को प्रस्तुत मौलिक अधिकारों का एक मसौदा तैयार किया गया। फिर 24 मार्च 1947 को राज्यों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर अम्बेडकर का ज्ञापन और मसौदा लेके जारी हुआ। मौलिक अधिकारों पर उप समिति की 3 अप्रैल 1947 को मसौदा रिपोर्ट सामने आई। मौलिक अधिकारों पर उप समिति की 16 अप्रैल 1947 को रिपोर्ट पेश की गई। जैसा कि हमने कहा कि अंतिम रूप से रिपोर्ट पेश की गई। अल्पसंख्यक, फिर बाद में जो 5वीं समिति है, आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक और जनजातीय क्षेत्र समिति, जो इसमें जो सबडिविजन थी उसकी बात की जा रही है। माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल्स एरिया कमिटीज, अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य अल्पसंख्यकों और जनजातीय क्षेत्रों के अधिकारों पर सलाह देना था। संविधान सभा की सलाहकार समितियां जो स्वतंत्रता से पूर्व की बात करते हैं। एक बार अब हम लोग बात करते हैं डिटेल से के बारे में। जैसा कि मैंने पहले कहा, इसमें क्या है पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति किन पर है? मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातीय क्षेत्र बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उद्देश्य अल्पसंख्यकों और जनजातीय समुदायों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए संविधान में प्रावधान किया। प्रमुख उप समितियां कौन कौन सी थी? तो अल्पसंख्यक उप समिति, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। सदस्य कौन थे? फ्रैंक एंथनी। ध्यान रखना भाई को इसका। सदस्य में राजकुमारी अमृत कौर और जगजीवन राम। फ्रैंक एंथनी, राजकुमारी अमृत कौर और जगजीवन राम। अध्यक्ष कौन थे इसके? एच.सी. मुखर्जी। जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति जो पूर्वोत्तर वाली है, अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बारदोलोई। ठीक है, गोपीनाथ बारदोलोई। जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति अन्य, इसके अध्यक्ष कौन थे? ए.वी. ठक्कर। ये पूर्वोत्तर की है और ये अन्य की है, ध्यान रखना। पूर्वोत्तर में गोपीनाथ बारदोलोई है और अन्य के अंदर ए.वी. ठक्कर है। फिर है आधुनिक समय में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इसमें कुछ मैंने करंट का भी चीजें ऐड कर दी है। एनसीएम, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज। स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई। फिर संरचना संशोधन के बाद में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, इसके अलावा 5 सदस्य हैं, अध्यक्ष सहित 5 सदस्य जो अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों से होंगे, जो पहले से तय किए गए हैं उनके आधार पर। अधिसूचित अल्पसंख्यक शुरुआती पहले 5 थे: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी। ध्यान रखना। बाद में जैन समुदाय को भी जोड़ा गया, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया 2014 में। कार्य क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना और उनकी शिकायतों का निवारण करना। आपकी जानकारी के लिए कुछ चीजें हैं। संविधान सभा की समितियां भारत के संविधान के निर्माण के लिए बनी थी, जबकि एनसीएम जैसे आयोग वर्तमान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की निगरानी और सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है। फिर है जनजातीय क्षेत्र समिति, अलग अलग समय पर और अलग अलग विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनी है, जैसे यूजीसी, बुरिया समिति, जो जनजातियों के विकास और प्रशासन से संबंधित है। इनका उल्लेख ऊपर की समितियों के संदर्भ में किया गया है। फिर है समिति की रिपोर्ट। अल्पसंख्यकों से संबंधित उप समिति की जो रिपोर्ट है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो अल्पसंख्यक है मामलों की उप समिति 27 फरवरी 1947 को बृहत्तर सलाहकार समिति द्वारा नियुक्त 5 उप समितियों में से एक थी। पहली बात, 26 सदस्यों वाली यह उप समिति इन 5 उप समितियों में से सबसे बड़ी थी। इसकी अध्यक्षता एच.सी. मुखर्जी ने की थी। इसमें फ्रैंक एंथनी, सरदार उज्जवल सिंह, राजकुमारी अमृत कौर, जगजीवन राम सहित अन्य सदस्य भी शामिल थे। ये पहले नाम रह गया था तो इसमें ऐड कर लेना, ध्यान यहां से ध्यान। फिर हम लोग इसमें कुछ पढ़ते हैं आगे। सलाहकार समिति की अल्पसंख्यक उप समिति की बैठक डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी की अध्यक्षता में
21 जुलाई से 27 जुलाई तक प्रतिदिन हुई। सदस्यों को जारी प्रश्नावली के उत्तरों के आधार पर उप समिति के समक्ष निम्नलिखित एजेंडा रखा गया। पहला क्या था, विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व, संयुक्त बनाम पृथक निर्वाचक मंडल, बार जो 2 था, और मंत्रिमंडल में सीटों का आरक्षण। इन मुद्दों पर बात की जानी है। सेवाओं में आरक्षण, अब इनमें क्या क्या सबडिविजन है देखते हैं। सेवाओं में आरक्षण, अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक तंत्र कुछ मौलिक अधिकारों को न्यायोचित बनाकर आंशिक रूप से कवर किया गया। सामान्य सिद्धांत के अनुसार विभिन्न विधानमंडलों में विभिन्न मान्यता प्राप्त जो अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित होनी चाहिए। यह विधेयक 26 के मुकाबले 3 के बहुमत से पारित हुआ। आरक्षण 10 वर्षों के लिए होगा और इस अवधि के अंत में स्थिति पर पुनर्विचार किया जाएगा। उप समिति ने विचार किया कि किन अल्पसंख्यकों को और कितने प्रांतों में आरक्षित सीटों का अधिकार दिया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों को नीचे दिखाए गए 3 समूहों में बांटा गया। तो कौन कौन से हैं? पहला, भारतीय संघ में राज्यों को छोड़कर, भारतीय संघ में राज्यों को छोड़कर जनसंख्या प्रतिशत से कम है। कौन है? एंग्लो इंडियन, पारसी, असम के मैदानी इलाकों के आदिवासी। अब इसमें असम को पूरे को अगर इंक्लूड कर लिया जाएगा तो ध्यान रखना। फिर बी ऑप्शन कौन सा है? जनसंख्या 11% से अधिक नहीं हो। इसमें भारतीय, ईसाई और सिख शामिल किए गए। तीसरा पॉइंट कौन सा? सी, जनसंख्या 14% से अधिक हो, मुसलमान और अनुसूचित जातियां। तो ये 3 प्रकार के इसमें जो थे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, अगर आपके पास में जो अगर ये डेटा नहीं है तो। राजकुमारी अमृत कौर ने अन्य ईसाई सदस्यों के विचारों से, ध्यान रखना इस बात का, वो पूछ सकता है क्वेश्चन में कि राजकुमारी अमृत कौर ने अन्य ईसाई सदस्यों के विचारों से असहमति व्यक्त की। वो अब ये कह सकता है कि सहमति व्यक्त की क्योंकि वे किसी भी समुदाय के लिए आरक्षण और बाहर दोनों के विरुद्ध थी। अब वो कह सकते हैं वो सभी के लिए सहमत थी। उनकी असहमति के विवरण की एक प्रति क्या की गई, जोड़ी गई, संलग्न की गई। फिर बाद में यह प्रस्ताव रखा गया कि अल्पसंख्यक समुदायों के जिन समुदायों के लिए सीटें आरक्षित है उन्हें अनारक्षित सीटों पर भी चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। उप समिति ने अनुसूचित जाति और अन्य अल्पसंख्यकों दोनों के मामले में इसे स्वीकार कर लिया गया। श्री ठाकुरदास भार्गव ने यह बात रखी थी और उप समिति इस बात से सहमत हुई कि पूर्वी पंजाब में समुदायों की स्थिति इतनी संतुलित है कि पूर्वी पंजाब के पूरे प्रश्न पर सलाहकार समिति द्वारा उप समिति के निर्णयों से स्वतंत्र रूप से विचार किया जाना चाहिए। उप समितियां इसलिए बनाई जाती हैं ताकि अगर मान लेते हैं कि कार्यभार को क्या कर दिया जाए, हल्का करने के लिए, संतुलित और मैनेजमेंट तरीके से सही करने के लिए क्या किया जाए, उसका भागों में क्या कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है, जिससे क्या कार्यभार ज्यादा नहीं हो और चीजों को समय पर क्या कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, उसका समाधान कर दिया जाए। फिर आगे पॉइंट है, डॉक्टर अम्बेडकर ने सुझाव दिया कि बहुसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित होने से पहले, ध्यान रखना इस बात का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सुझाव दिया कि बहुसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित होने से पहले स्टेटमेंट दे सकता है। अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदायों के मतदाताओं से न्यूनतम संख्या में वोट प्राप्त करने चाहिए। यह सुझाव भारी बहुमत से हार गया। केवल डॉक्टर अम्बेडकर ने ही इसके पक्ष में मतदान किया था। इस बात का, स्टेटमेंट का ध्यान रखना कि स्टेटमेंट किसका है। मंत्रिमंडल में सीटों का आरक्षण, आगे पॉइंट आ रहा है। उप समिति ने विचार किया कि मंत्रिमंडल में, पहला पॉइंट है इसमें, मंत्रिमंडलों में अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण हेतु कोई वैधानिक प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए। ये कह रहे हैं। 6 पॉइंट क्या है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतों के राज्यपालों को जारी किए गए निर्देशों के अनुच्छेद 7 की तर्ज पर एक सम्मेलन संविधान की अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। पहला प्रस्ताव 8 वोटों के मुकाबले 7 वोटों से पारित हुआ
और दूसरा 12 वोटों के मुकाबले 5 वोटों से पारित हुआ। सेवाओं में आरक्षण, इसका पहला पॉइंट क्या है, उप समिति ने सामान्य प्रस्ताव पर मतदान किया कि अनुच्छेद 3 का सब क्लॉज 3 के समूह ए, बी और सी में उल्लेखित विभिन्न समुदायों के लिए सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण होगा, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था। इस बात पर सहमति बनी कि आरक्षण संबंधी प्रावधान यदि कोई हो तो संविधान अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया जाए और उन्हें सरकारी नीति के निर्देश के समान प्रभावी माना जाए। निर्णय इस प्रकार थे, क्या क्या थे, पढ़ते हैं। पहला निर्णय में देखो कौन कौन से शामिल थे। बहुमत से 16-1 से सहमति हुई कि अनुसूचित जाति के लिए सेवाओं में आरक्षण होगा। दूसरा, बहुमत से 9 में से 7 ने यह सहमति हुई कि सेवाओं में मुसलमानों के लिए आरक्षण होगा। फिर बाद में बहुमत से, तीसरा पॉइंट, 6 में से 1 से यह सहमति हुई कि सिखों के लिए सेवाओं में आरक्षण होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, बहुमत से 12 में से 1 यह सहमति हुई कि असम में मैदानी जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण होगा। बहुमत 12 में से 3 यह सहमति हुई कि एंग्लो इंडियनों के लिए भी सेवाओं में आरक्षण होगा। हालांकि इन्होंने जो रिजर्वेशन के लिए मना किया था, लेकिन पढ़ते हैं नोट, पारसियों और भारतीय ईसाइयों ने धार्मिक अनुष्ठानों में आरक्षण की मांग नहीं की, जबकि स्टेटमेंट में दे सकते हैं इन्होंने मांग की। फिर हम लोग पढ़ते हैं संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य, संविधान सभा के कामकाज को दिशा देना। भारत की संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो संविधान के कामकाज और प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने की उन्होंने क्या ली थी, जिम्मेदारी ली थी। इसमें कई सदस्य थे, लेकिन मुख्य फोकस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर था। उन्होंने रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, प्रक्रिया समिति की अध्यक्षता भी की थी, तथा संविधान सभा के सदस्यों के रूप में अन्य प्रमुख हस्तियों जैसे जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा सरदार पटेल, बी.आर. अम्बेडकर आदि इसमें शामिल थे, जिन्होंने विभिन्न समितियों के माध्यम से संविधान निर्माण में योगदान दिया। संचालन समिति के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे, तो हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। अध्यक्ष सहित अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अन्य सदस्य कौन थे, बी पिटावी सीतारामैया, के.एम. मुंशी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला एन माधवराव, किनके बी.एल. मित्तर के स्थान पर आए। फिर बाद में टी.टी. कृष्णाचारी, डी.पी. खेतान के स्थान पर आए। प्रक्रिया नियम समिति, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इनमें पढ़ लेते हैं। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कार्य क्या था, संविधान सभा की प्रक्रिया के नियम बनाना। प्रक्रिया नियम समिति, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस समिति का मुख्य कार्य संविधान सभा की कार्य प्रणाली और नियम प्रक्रिया तैयार करना, जैसा कि हमने पहले बता दिया, जिनमें उनके साथ 14 अन्य सदस्य शामिल थे, जैसे जगजीवन राम, पिटावी सीतारामैया। संविधान समिति निर्माण की प्रक्रिया को सुचारू और व्यवस्थित बनाने के लिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण थी। समिति का गठन और उसका उद्देश्य क्या था। स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखना, 10 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा इस समिति का गठन किया गया। उद्देश्य क्या था, संविधान सभा के कामकाज के लिए नियम प्रक्रियाएं बनाना, ताकि कार्यवाही कुशल और व्यवस्थित तरीके से हो सके। फिर प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष और संविधान सभा, इनमें हम लोग बात करते हैं कौन कौन अध्यक्ष था, हमने पहले बता दिया। इसमें अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अन्य सदस्यों में क्रमवार पढ़ लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, बी. पिटावी सीतारामैया, ये राधाकृष्णन, डॉक्टर के.टी. शाह है, एच.वी. कामत, हरि विष्णु कामत, और एक था पंडित हृदयनाथ कुजरू, और 13 सदस्य था टी.टी. कृष्णाचारी, और जो लास्ट सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस प्रकार जो 14 जो मेंबर्स थे वो इसमें शामिल कर लिए गए। इसके जो मुख्य पॉइंट है उनको पढ़ लेते हैं। वही चीजें जो हमने पहले, इसमें अध्यक्ष को मिलाकर कुल 15 सदस्य होते हैं।
14 मेंबर्स और जो चेयरमैन है उसको इंक्लूड करेंगे तो 15 मेंबर है जिन्होंने अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता था, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता था। अब यहां पूछ सकता है इलेक्टेड किया जाता था। ठीक है। समिति की रिपोर्ट को संविधान सभा द्वारा 20 दिसंबर 1947 को क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया और बाद में इसे अपना लिया गया। फिर जो नेक्स्ट कमेटी है उनकी वित्त और कर्मचारी समिति, फाइनेंशियल एंड स्टाफ कमेटी, अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य क्या था, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारियों का प्रबंधन करना। वित्त और कर्मचारी समिति, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके सदस्यों में कई प्रमुख हस्तियां शामिल थी, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। सब यह समिति संविधान सभा के कामकाज और कर्मचारियों से संबंधित मामलों की देखती थी और इसकी स्थापना 1946 में हुई। वित्त और कर्मचारी समिति के प्रमुख सदस्य अध्यक्ष सहित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। हम एक एक का देखो नाम पढ़ते जा रहे हैं साथ में और उनकी लिस्ट जो सीक्वेंस वाइज है वो भी पढ़ रहे हैं। सर फिर है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, टी.टी. कृष्णाचारी, डी.पी. खेतान के स्थान पर आए, एन. माधवराव, बी.एल. मित्तर के स्थान पर आए। इस प्रकार ये फिर है झंडा समिति। ध्यान रखना भाई, जब झंडा समिति पढ़ते हैं तो हम तदर्थ समिति इससे रिलेटेड। फ्लैग कमेटी, अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। कार्य, राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन पर इसका विचार किया गया। ध्यान रखना भाई, संविधान सभा की राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग में कुल 6 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार है, कौन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन थे, अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऐसे लोग शामिल थे इसमें। यह समिति 23 जून 1947 को गठित की गई थी। ध्यान रखना, 22 जुलाई 1947 को इस समिति की सिफारिश पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। देख लेना। एक और झंडा समिति का उल्लेख मिलता है तो जो 1931 में कांग्रेस में के कराची अधिवेशन के दौरान गठित हुई थी, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार लीगल एडवाइजर कौन थे, बी.एन. राव। ठीक है। संविधान के मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टमैन एस.एन. मुखर्जी। फिर है कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, अंग्रेजी हस्तलिखित है और वसंत कृष्ण वेद है। वसंत कृष्ण वेद ये है हिंदी हस्तलिखित, इंग्लिश के ये है और हिंदी के ये है। ध्यान रखना। संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950, पूर्ण रूप से यही है। अब इसमें जो क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3, प्रांतीय संविधान समिति प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मौलिक अधिकार पर जो उप समिति है, ध्यान रखना, मौलिक अधिकार पर जब आप बात करते हैं तो सरदार पटेल का नाम आता है, लेकिन उप समिति की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो ये है जे.बी. कृपलानी थे, जे.बी. कृपलानी। फिर है संचालन समिति स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। राज्यों के लिए समिति स्टेट कमेटी एंड कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट्स के अध्यक्ष कौन थे, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों से और राज्यों से, संघ से, इनसे। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7, अल्पसंख्यक उप समिति माइनॉरिटी सब कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके थे एस.सी. मुखर्जी। फिर है कार्य संचालन आदेश समिति ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो के.एम. मुंशी थे। ध्यान रखना भाई,
कार्य संचालन आदेश समिति ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी। कि मुंशी जी का काम क्या होता है? बिजनेस को रिलेवेंट करना, है ना, उससे संबंधित, तो आप समझ सकते हैं ना। लेकिन आप पुलिस डिपार्टमेंट में सुनते हैं कि मुंशी वो करते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति एडो कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसा कि हमने बाद में बात की थी। फिर है संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मवलंकर थे, जीवी मवलंकर, ठीक है, ध्यान रखना इसको। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जीवी मवलंकर। फिर है संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार मसौदा समिति की महत्वपूर्ण भूमिका थी, स्टेटमेंट है। और निम्नलिखित में से कौन इसके प्रसिद्ध अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके जो थे, उन्होंने 19 अगस्त 1947 में गठित मसौदा समिति की अध्यक्षता की थी। विधानसभा की कार्यवाही और समग्र कामकाज के मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण संचालन समिति की अध्यक्षता किस प्रमुख नेता ने की थी? तो इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, फिर है आचार्य जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या है? विधानसभा की कार्यवाही और समग्र कामकाज के मार्गदर्शन के लिए संचालन समिति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने संचालन समिति की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में प्रस्ताव समिति, सॉरी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण कदम था। इस समिति का गठन किस विशिष्ट स्थिति को हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, जिन्होंने अक्सर भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का तो पता ही है, लेकिन इसमें डेट कौन सी थी? 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में हुई थी। 29 अगस्त 1947 को, ध्यान रखना। क्वेश्चन देख लेना एक बार फिर से। इसमें 29 स्पष्टीकरण दिया गया है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति की स्थापना की गई, जिसका संविधान मसौदा तैयार करने में कार्य सौंपा किया था। 14 क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947, ध्यान रखना फिर से, को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी में पूर्वोत्तर भारत विशेषकर असम से किसी सदस्य के रूप में चुना गया था, जिन्होंने अल्पसंख्यक अधिकारों और क्षेत्रीय हितों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया? तो यह था सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ध्यान रखना, क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। भारतीय संविधान द्वारा, ध्यान रखना इस चीज के लिए, कि अल्पसंख्यक अधिकारों और क्षेत्रीय हितों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया था, तो ये थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इसमें व्याख्या पढ़ लेते हैं ताकि आपको डिटेल पता लग जाए। सैयद मोहम्मद सादुल्ला असम के एक प्रमुख वकील, ध्यान रखना, और एक राजनेता थे, जो ब्रिटिश भारत में असम के पहले प्रधानमंत्री भी रहे थे। उन्हें असम की प्रांतीय विधानसभा द्वारा भारत की संविधान सभा के लिए चुना गया था और बाद में 29 अगस्त 1947 को स्थापित प्रारूप समिति में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ 7 सदस्यों में से एक के रूप में शामिल किया गया था। वे पूर्वोत्तर भारत में प्रारूप समिति के एकमात्र सदस्य थे और उन्होंने संविधान सभा में असम की वित्तीय स्थिरता और अल्पसंख्यक अधिकारों को सुरक्षित करने पर अपने विचार रखे। और गोपीनाथ बारदोलोई पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम के बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों पर उप समिति नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रिबल एरिया एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी के अध्यक्ष थे। तो दोनों का ध्यान रखना भाई, गोपीनाथ बारदोली का संबंध इससे है और उनका संबंध ऊपर वाले से। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान भाषाई और सांस्कृतिक विशिष्टता को बनाए रखने के लिए किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची तैयार की गई, जिसमें असम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जिला परिषदों, डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग और क्षेत्रीय परिषदों, रीजनल काउंसिलिंग की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया? क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से एक बार। क्वेश्चन बड़ा है और अब देखो सर, तो इसमें आंसर क्या था? ये उत्तर पूर्व सीमांत असम
जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति की बात इसमें की गई थी। उत्तर पूर्व सीमांत असम जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति इसमें शामिल आंसर है। हम एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन से क्या होगा, चीजें आपको रिकॉल हो जाएगी। उत्तर पूर्व सीमांत असम जनजातीय बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, देख लेते हैं एक बार। इसकी व्याख्या थी जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार फिर से। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ा हमने पिछले देखिए, और इनमें उत्तर पूर्व सीमांत असम जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति इसमें शामिल है। इसको एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। उत्तर पूर्व सीमांत असम जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्र का उप समिति का नेतृत्व असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलोई ने किया। ध्यान रखना, इस समिति ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र का व्यापक दौरा किया और वहां के प्रतिनिधियों रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की, और समिति ने जनजातीय लोगों की विशिष्ट संस्कृति, प्रथागत कानूनों और न्याय प्रणाली की रक्षा के लिए प्रशासनिक, आर्थिक और न्यायिक उपायों की सिफारिश की। एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक एंड जुडिशरी या जस्टिस उपायों की सिफारिश की, जिसमें जिला परिषदों, डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिलिंग थी और क्षेत्रीय रीजनल जो काउंसिलिंग थे का गठन शामिल था। इन सिफारिशों को बाद में संविधान की जो 6वीं अनुसूची है में शामिल किया गया, जिसने असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता का आधार प्रदान किया। यहां पर हमारा ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है, इनसे रिलेटेड जो कमिटीज थी वो यहाँ कंप्लीट हो गई। कितने क्वेश्चन हो गए इसमें? क्वेश्चन की संख्या देख सकते हैं, 15 क्वेश्चन हो गए। मतलब इतने हमने कंटेंट किया, डिटेल से किया, सदस्यों का नाम लिया, डेट के साथ में पूरा कंटेंट है इसमें। चीजें भागने से चीजें नहीं मिलती हैं, चीजों को ठहर के समझा जाता है। उसके बाद में जब आप प्रैक्टिस करते हैं या रिवीजन मल्टी टाइम करते हैं तो वो चीजें आसान हो जाती है। और इसी से आपका बाद में जब एग्जाम आएगा और एग्जाम में आप सोच रहे हो कि शॉर्टकट में चीजें तैयार करके चले जाए, शॉर्टकट बाद में आपको खुद तैयार करना है। पहले चीजों को एनालिसिस करना पड़ता है, डीपली पढ़ना पड़ता है। आप सोच रहे हैं कि कोई माल मटेरियल तैयार करके दे देगा हम लोग एग्जाम वो क्रैक हो जाएगा, नहीं है। वो सारे लोग बैठे हैं, वो घर बैठे हैं भी आराम से तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरियां ज्वाइन कर रखी है, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैं पर्सनली जो एक्सपीरियंस है इसका बता रहा हूं मैं आपको कि जब आप चीजों को डिटेल से पढ़ते हैं और बुक्स या टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, यहां से चीजें समझ लीजिए, टेक्स्ट बुक उठाइए, इसमें जो चीजें नहीं है पेज लीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए। जब आप चीजों को पढ़ रहे हैं वहां ऐड कर लिया तो बाद में आपको क्या करना है, उसका मल्टी टाइम रिवीजन करना है। फिर आप उन चीजों को देखिए कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर लीजिए। आप पहले क्या कर लेते हैं, पूरे को हाईलाइट कर लेते हैं उसको कि सारा पढ़ना है, लेकिन आप पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो उसके बाद में आपको पता है कि इंपॉर्टेंट चीजें ये है यहाँ से, तो जब वो चीजें रहेगी तो करेक्ट हो जाएगी। और जब एग्जाम में आप प्रैक्टिस पहले करके जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस आधार पर हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं यहीं पर ही, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा पार्लियामेंट्री कमिटीज होगा। मैं अभी इसी को कंप्लीट कर दूंगा आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और टेस्ट सीरीज में जिसको भी दिक्कत है आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया इसमें जो आप टेस्ट है वो ले सकते हैं, प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस नाम से प्ले स्टोर पर डाउनलोड हो जाएगा, ये आपको लोगो मिलेगा, ऐसा आप देख सकते हैं। और इन सभी, और आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बोल सकते हैं। इस बात का ध्यान है भाई, वीडियो को आप क्या करें, जो शेयर है वो करें, ताकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो तैयारी करने वाले रियलिटी में हैं, आप वो वीडियो वहां तक पहुंचे। क्योंकि मैं अभी एडवर्टाइजमेंट का जो सिलसिला है वो रखा नहीं, मैंने अभी धीरे धीरे मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूं, इसीलिए। थैंक यू।